बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 19वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इनिया बड़ी देर से किताबों से सर खपा रही थी, मगर मजाल है जो एक लफ्ज़ भी समझ आ रहा हो। और जब बेजारी से बेजारी थी, थक हार कर उसने हाथ में पकड़ी किताब बेड पर पटकी और वहीं किताबों पर सर रखकर आड़ी तिरछी होकर लेट गई और इसी बात पर गौर करने लगी जिस पर दिलो दिमाग की मुकम्मल आमादगी जाहिर होती थी। लेकिन होता यूँ है कि बाज़ औक़ात दिलो दिमाग की आमादगी भी किसी नतीजे पर पहुँचने में मुआवन साबित नहीं होती। शायद इसीलिए वो कशमकश का शिकार थी, बल्कि कशमकश भी क्या थी, सोच का एक नुक्ता ही था जो उसकी आवाज़ पर छाया हुआ था। दरअसल हर नज़र का एक तिल्सम होता है और हर तिल्सम एक नई दुनिया की दरियाफ्त की कुंजी दिल की भी होती है। लेकिन दिल का दिमाग नहीं होता जो बैठकर सौदा ज़िया का फैसला करे। दिमाग होता तो दिल बिना सोचे समझे इस वादी पुरखार में कदम धरने की हमाकत न करता, जिसकी दहलीज तवज्जो की कंकरियों से मिलकर बनती है। तवज्जो, वो खटकी, फिर सर पर हाथ मारती उठ बैठी। उन्होंने मुझ पर कब तवज्जो दी जो मैं इतना कुछ सोच रही हूँ? या अल्लाह! वो झुंझलाकर बेड से उतरी और सर से हर सोच झटकती दुपट्टा कंधों पर डालकर कमरे से बाहर आ गई। वो नहीं जानती थी तवज्जो की हैसियत मजबूत सही, लेकिन मोहब्बत हमेशा बेखबरी में नकब लगाती है, अनजाने में वार करती है। मोहब्बत सही, मगर है कमबख्त। उसका दिल वली और वलीद के कमरे की तरफ था। फिलहाल वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थी जो उसके जहन से बबल गम की तरह चिपके उन अजीबो गरीब ख्यालात को निकाल दे। गैलरी से गुजरते उसने सरसरी सी निगाह नीचे लाउंज में डाली। दानियाल हसन के साथ फिजान मेहदी लाउंज के सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे थे। सेंट्रल टेबल पर फाइल्स रखी हुई थी। उनकी गुफ्तगू की आवाज़ हल्की सी बुनबुनाहट की सूरत में उसके समाज से टकरा रही थी और लगता था बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। वो एक फ़ाइल उठाते, एक रखते, गोया बुरी तरह गर्क थे। इनिया बेइरादा ग्रिल पर कूनियाँ टिकाकर उन्हें देखने लगी। देखती रही। आखिर ऐसा क्या है इनमें कि मैं मुस्तकिल इन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। ना सिर्फ सोच रही हूँ बल्कि दिल ही दिल में कहीं इस खदशे का शिकार भी हो गई हूँ कि जो मुझे मैं महसूस कर रही हूँ वो मोहब्बत तो नहीं। फिर उसने सर झटका। मोहब्बत ऐसे होती है, किसी के लिए पसंदीदगी के जज्बात होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि इन फीलिंग्स को मोहब्बत का नाम दे दिया जाए। बल आखिर वो नतीजे पर पहुंच गई। उसी वक्त फिजा ने सर उठाकर उस तरफ देखा। इनिया जो बेध्यानी में जाने कब से उन्हें देख रही थी, सटपटाकर वहाँ से हट गई। फिजान ने लाशौरी तौर पर सर उठाया था, लेकिन उसे देखकर मुस्कुराने के लिए पर तोल ही रहे थे कि वो हट गए। फिजान मुताज्जिब हुए और वो खफीफ सा होकर फाइल्स पर झुक गए। इनिया बौखलाहट में धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वली, क्या कर रहे हो? वली अपनी झोंक में था, बुरी तरह डर गया। तुम्हें क्या हुआ है अन्नो? मुझे कुछ नहीं। फिर इस तरह कमरे में क्यों आई हो? वो झुंझलाया। इनिया ने पल भर को सोचा, फिर दांत निकाल कर बोली, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी। वो उसने हाथ फैलाया। क्या? उसने नासमझी से पूछा। सरप्राइज़? वली और झुंझलाया। मैंने इरादा बदल दिया, इनिया ने जल्दी से कहा। फिर पूछने लगी, क्या कर रहे हो वली? चलो लॉन में चलकर बैडमिंटन खेलते हैं। फिर कभी सही, अभी मैं बिज़ी हूँ, वली ने रूह फेरते हुए कहा। कर क्या रहे हो? वो अंदर आ गई। वली प्ले स्टेशन सेट किए बैठा था। गेम खेल रहा हूँ। पता है अनु, मैंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। उसने बहुत खुश होकर इतला दी। मैं भी खेलूँगी। वो उसके साथ आकर बैठ गया और दूसरा रिमोट कंट्रोल सेट करने लगी। क्या कर रही हो? मेरी गेम बीच में ख़राब कराओगी, वली ने गुस्से से कहा। बाद में खेल लेना, अभी मुझे खेलने दो। मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ वली, प्लीज़ खेलने दो ना। नाचार वली को उसकी बात मानना पड़ी। वो कुछ देर इनिया को गेम के रूल्स समझाता रहा। फिर जब गेम शुरू हुआ तो वली ने गर्दन मोड़कर इनिया को देखा, फिर झिझकते हुए कहने लगा, अन्नू एक बात पूछूं? वो बुरी तरह गेम में गर्क थी। तुम्हें नहीं लगता डैडी बदल गए हैं? उसने पुरसोच अंदाज में कहा था। वो पहले ऐसे गुस्सा नहीं करते थे जैसे अब करते हैं। हर वक्त गुस्से में रहने लगे। मुझे कितनी मर्तबा डांटा भी है। आई थिंक उनका मम्मी से भी झगड़ा हुआ है। इनिया बुरी तरह चौंकी। उसके हाथ रिमोट कंट्रोल पर सुस्त पड़ गए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है वली? बता तो रहा हूँ, उन्होंने मुझे पूरे 5 बार बहुत गुस्से से डांटा। फिर मम्मी और डैडी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तुमने नोटिस नहीं किया? वो उलझा सा बोल रहा था। इनिया को बड़ा अजीब सा एहसास दामन गिर हुआ। महसूस तो वो भी कर रही थी कि मम्मी डैडी एक दूसरे से फिर से खिंचे से रहने लगे, लेकिन वो तो अक्सर ही उनके रवैयों की खटपट महसूस करती रहती थी। ये कोई नई बात तो नहीं थी। अलबत्ता वली का इस संजीदगी से महसूस कर लेना ज़रूर नई बात थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है वली, तुम्हें यूं ही महसूस हुआ होगा। उसने वली का जहन बटाने की गर्ज से लापरवाही से कहा था। तुम्हें कैसे पता? तुमने मम्मी डैडी से पूछा है? इनिया सवाल पर पल भर के लिए गड़बड़ा गई। नहीं, पूछा तो नहीं है। फिर वो फ़ौरन बोली,
वली, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, डैडी ज़रूर अपने ऑफिस के किसी काम में उलझे होंगे, तभी तुम्हें डांट दिया। वैसे भी वो आजकल अपने बिजनेस के सिलसिले में इतने उलझे हुए हैं कि खाने पीने का भी उन्हें होश नहीं है। बतौर ख़ास गुस्सा करने की फुर्सत कहाँ से निकाल सकते। फिर मम्मी और डैडी का झगड़ा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत लविंग है। वली, तुमने कभी उन्हें झगड़ा करते हुए देखा? झगड़ा करते हुए नहीं देखा, लेकिन कभी प्यार से बात करते भी नहीं देखा। वो उलझा उलझा सा बोल रहा था, जैसे खुद भी समझ ना पा रहा हो कि उसके ज़हन में समाई हुई उलझन क्या है। ओ भाई, तो मम्मी डैडी पर गौर करने के साथ साथ टीवी देखना भी कम कर दे। हाँ हाँ, अचानक वलीद ने वॉशरूम से निकलते हुए कहा था। वो नहा के निकला था और टॉवल से अपना सर रगड़ते हुए वली पर हंस रहा था। प्यार से बात करते नहीं देखा, ये इतनी मिजाहिया बात है कि मुझे लग रहा है हंस हंस कर मेरा पेट फट जाएगा। मोटे आलू, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारी मम्मी डैडी को भी फिल्मी मम्मी डैडी की तरह रोमांस झाड़ते नजर आना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने ये नहीं कहा, वली ने संजीदगी से कहा। फिर क्या फरमा रहे हैं आप मोहतरम आलू साहब? प्लीज़ रिपीट इट अगेन। वैसे देख लो अनु, मैंने इसको मोटी अकल कहता हूँ तो गलत नहीं कहता। शौक मुलाहिजा फरमाओ जनाब के। वलीद, बिहेव योर सेल्फ, इनिया ने झुंझला कर कहा। वली ने रिमोट कंट्रोल का कारपेट पर फेंका और सोफे के पास जाकर स्लीपर पहनने लगा। तुम लोग मुझे बच्चा समझते हो, मगर मैं ना तो बच्चा हूँ ना ही बेवकूफ़ कि तुम लोग मुझे ऐसी बातों से टरखाओ। मैं तुम लोगों से दोबारा बात ही नहीं करूँगा, किसी अक्लमंद को ढूंढूंगा बात करने के लिए। वो गुस्से से बाहर निकल गया। वलीद और इनिया से आवाज़ें देते रहे, लेकिन वली ने पलट कर भी नहीं देखा। बताओ, अब इस आलू को हम अक्लमंद आदमी ही नहीं लगते। अमेजिंग, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वली से ऐसी बात करने की? इनिया ने झुंझलाते हुए कहा। मैं तो सिर्फ उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। उसने वार्डरोब से एक शर्ट निकालते हुए कहा। इस तरह? फिर किस तरह? वली ने उल्टा उसी से पूछा। इनिया ने सर झटका गहरा सांस भरते हुए स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गया, लेकिन हकीकतन उसका दिल गेम से बुरी तरह उचाट हो चुका था। मावा अपनी धुन में मगन छोटे छोटे कदम उठाती बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि वली गुलेल से छोटे पत्थर की तरह बाहर निकला। मावा ने बेसाख्ता उसके कंधों पर हाथ रखकर हकीकतन उसके ब्रेक्स लगाए थे, वरना ज़बरदस्त टक्कर होना थी। माय गॉड, इस रफ्तार से तो नॉन स्टॉप ट्रेन भी नहीं चलती होगी जिस रफ्तार से तुम चल रहे हो। ध्यान से वली, बेध्यानी में कहीं कोयटा ना पहुंच जाना। उसके हल्के फुल्के मजाक पर भी वली के तासुरात ना बदले। सामने से हटो, मैं जा रहा हूँ, उसने नाराज़ी से कहा था। जा कहाँ रहे हो? उसने तनकर खड़े होते हुए कहा था। खुदकुशी करने जा रहा हूँ, उसने झुंझला कर कहा था। अच्छा, मैं समझी घर छोड़कर जा रही हूँ, मावा ने सर हिलाते हुए कहा था, जैसे घर छोड़ना खुदकुशी से बड़ी बात हो। वली का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो एक तरफ से होकर आगे बढ़ने लगा। मावा फिर जल्दी से सामने आ गई। खुदकुशी करने की ऐसी भी क्या जल्दी, फिर कभी कर लेना, अभी मेरे साथ चलकर कैरम खेलो। मेरा मूड नहीं है, वो बेअतनाई से बोला। अच्छा, साइकिलिंग के बारे में क्या ख्याल है? उसने एक और हरबा आजमाया। ओहो भाई, मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता, वली ने उकता कर कहा था। मावा को बड़े ज़ोर की हंसी आई, जैसे उसने बामुश्किल रोका। क्यों? क्योंकि लड़कियां बुज़दिल होती हैं, वली ने गर्दन अकड़ा कर कहा था। हार कर रोने लगती हैं। मैं नहीं रोऊंगी, मावा ने जल्दी से कहा, बल्कि शर्त लगाते अगर मैं हार गई तो तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगी और जीत गई तो 2 खिलाऊंगी। वली सोच में पड़ गया, फिर उसी तरह पूछने लगा, तुम्हारे पास साइकिल है? ये 2 साइकिल पड़ी तो है, उसने ड्राइववे की एक साइड पर खड़ी स्पोर्ट्स साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनमें से एक मेरी है, एक दूसरी वलीद की है। वो अपनी साइकिल लेने पर बाद में झगड़ा करेगा। वलीद ने उसे खबरदार करना चाहा। अरे वलीद की ऐसी की तैसी, उसे मैं देख लूँगी, तुम बस पोजीशन संभालो, मावा ने लापरवाही से कहा। लेकिन इससे कबल कि साइकिल की तरफ जाती समीना की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अनेक्सी के बाहर खड़ी उसे पुकार रही थी। मावा वली से इंतज़ार करने का कहकर उनकी तरफ आ गई। शहरोज़ का फ़ोन है, वो कार्डलेस पकड़े खड़ी थी। मावा ने फ़ोन जल्दी से कान लगा लिया। हेलो शहरोज़, शुक्र है तुम्हारी आवाज़ भी सुनने को मिली। शहरोज़ ने छूटते ही किसी कदर नाराज़ी से कहा था। तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का इतना शौक है तो मैं हर रोज़ तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, मावा ने इस पे आदत हंसकर कहा था। ये बात तो तुम हर बार कहती हो, मगर मजाल है जो कभी खुद कॉल की हो। मेरी कॉल ही अटेंड कर लो तो बड़ी बात होती है। मावा भी इस बार खटकी। शहरोज़ कुछ ज़्यादा ही खफा लग रहा था। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कल सारा दिन मैं तुम्हारे लिए कितना फ़िक्रमंद रहा हूँ। सेल फ़ोन पर कॉल करो तो तुम अटेंड करने की जहमत नहीं करती, लैंडलाइन पर करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि सारा दिन तो तुम घर से बाहर रहती हो। अरे मैं बताना ही भूल गई, मेरा सेल फ़ोन कल लाइब्रेरी में ही रह गया था। अगर तुम मम्मी के सेल पर कॉल करते तो मुझसे बात हो सकती थी। तुमसे सेल संभाला नहीं जाता तो लेती ही क्यों हो? शहरोज़ ने गहरी सांस भरकर उसे लेताड़ा। अब नया मत खरीदना, हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। तुम फिक्र मत करो शहरोज़, शादी के बाद मैं सेल फ़ोन पर तुम्हारा खर्चा नहीं करवाया करूँगी, मावा ने जल्दी से कहा था।
जानने दो, मुझे अच्छे ख्वाब ना दिखाओ, अच्छी तरह अंदाज़ा है शादी के बाद तुम मेरी जेब कितनी हल्की रखने वाली हो। सो स्वीट ऑफ यू शहरोज़, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हो। वो शरारती अंदाज में गोया हुई थी। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता। मतलब ये कि मेरा बर्थडे 6 रोज़ पहले गुजर चुका और इस साल भी तुमको मुझे विश करना याद नहीं रहा। मावा ने बेसाख्ता दांतों तले ज़बान दबाते हुए सर पर हाथ मारा था। तारीखें याद रखने के मामले में उसकी याददाश्त बेहद कमज़ोर थी। वह जितना ऐसे मामलात में लापरवाह था, शहरोज़ उतना ही उन बातों को अहम समझता था। वो हर साल अहद करती कि शहरोज़ को सबसे पहले विश करेगी और हर साल शहरोज़ को ही उसे याद करवाना पड़ता। अब खामोश रहकर कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ रही हो? बिल्कुल नहीं, मावा ने ढिठाई से कहा था। मैं तो सोच रही थी 6 दिन इतने ज़्यादा तो नहीं है कि अब मैं विश न कर सकूं। कोई ज़रूरत नहीं है, शहरोज़ ने तड़क कर कहा था। जाने दो शहरोज़, अब बड़े हो जाओ, उसने हंसी दबाते हुए कहा। यह ऐसी बड़ी बात नहीं है कि तुम बच्चों की तरह खफा हो। तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़के किसी बात पर खफा होते हैं तो वो बच्चों जैसी बात होती है? मुझे एक बात बताओ, मैं तो आज तक तुमसे मुतल्लिक कोई बात नहीं बोला। तुम मेरा बर्थडे याद नहीं रख सकती। अगर कभी इसमें मैं भूल जाऊँ तो? भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा, उसने नखरे से कहा था। देखा, मैंने तो तुम्हारा सर नहीं फाड़ा। यहाँ तक कोई लड़का किसी लड़की का सर नहीं फाड़ता, लेकिन अगर यही गलती लड़के से हो तो लड़की उसे कभी नहीं बख्शती। हाँ तो ठीक है ना, लड़कियों का हक होता है कि तुम लड़के उनके नाज उठाओ। तुम लड़कियाँ कमाल होती हो, उसने सुलग कर कहा था। हकूक़ व फ़राइज़ में खुद ही तय कर लेती हो, किसी दूसरे के मशवरे के बगैर। लगता है लड़कियों पर आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है, उसने मज़े से चिढ़ाया। अभी तो मैं एक मुसीबत को समझ नहीं पाया, बहुत सारी लड़कियों पर रिसर्च करने की कोशिश में पागल होना है। वो शहरोज़ को चिढ़ाना चाह रही थी, लेकिन इस बात पर खुद ही चिढ़ गई। मुझे मुसीबत कह रहे हो? नहीं, तुम्हें कैसे कह सकता हूँ, शहरोज़ ने संजीदगी से कहा था। तुम्हारे लिए तो मुसीबत से बड़ा कोई लफ्ज़ होना चाहिए। शहरोज़, वो जलकर खाक हुई। तुम बहुत बदतमीज़ हो, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। क्यों? मुझे वली के साथ साइकिलिंग के लिए जाना है। शहरोज़ खामोश रहा, यहाँ तक कि मावा को लगा लाइन कट चुकी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं रात को कॉल करूँगा। नहीं, तुम मत करना, रात को कॉल मैं करूँगी, वरना तुम तो सारी ज़िंदगी मुझे जताते ही रहोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। शहरोज़ ने हंसकर फ़ोन बंद कर दिया। मावा ने देखा वली साइकिल की चेन चढ़ा रहा था। उसने कारलेस वहीं बरामदे के झूले पर रख दिया और वली की तरफ चल दी। फिर इस थोड़ी सी तफरीह का और कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि वली के जहन पर छाया बोझलपन ख़त्म हो गया और वली से छोटी छोटी बातें करते हुए मावा की बोरियत भी दूर हो गई। धूल से हटी सड़क पर दीन मोहम्मद की माँ और जन्नत आगे पीछे चल रही थी। दीन मोहम्मद की माँ आम देहाती औरतों की तरह का आम लिबास पहने हुए थी और उसी मखसूस अंदाज में उसने चादर ओढ़ी हुई थी। फैज़ी की वजह से उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन झुके हुए कंधों के बावजूद जोर आवर बुढ़िया मालूम होती थी। जन्नत उससे चंद कदम आगे चल रही थी। वो सुर्ख रंग की शलवार के साथ सब्ज़ कमीज़ और सुर्ख दुपट्टा ओढ़े हुए थी। सुर्ख रंग में उसकी रंगत चांदनी की तरह चमक रही थी। बेहतरीन रंग रूप, तीखे नैन नक्श और अच्छी उठान उसे माँ बाप से विरासत में मिली थी। दीन मोहम्मद की माँ को लगता था जन्नत का कद दिनों के हिसाब से बढ़ रहा और जो उसका कद बढ़ रहा था तो दीन मोहम्मद की अकल बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी। जन्नत की उम्र उस वक्त 9.5 बरस थी और दीन मोहम्मद ने उसे तकरीबन हथेली का छाला बना रखा था। दीन मोहम्मद की आंखों पर उसकी मोहब्बत ने गोया पट्टी बांध रखी थी और अकल पर धूल झोंकती थी और यह सूरत हाल उस औरत के लिए बड़ी तशवीशनाक थी जो दीन मोहम्मद की माँ थी और जिसकी ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही थी। वह जब भी दीन मोहम्मद को बेजा तरफदारी करते देखती उसे बेसाख्ता ज़ोहरा याद आ जाती और उसकी आंखें भीग जाती। अगरचे दीन मोहम्मद के खौफ से वो अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं करती थी, लेकिन दीन मोहम्मद की जन्नत के मामले इख्तियार की हुई गलत रविश बराबरी में किसी से भी ढकी छुपी नहीं रही थी। शायद इसीलिए दीन मोहम्मद की खाला ने उसे मशवरा दिया था। दीन मोहम्मद को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसकी शादी कर दे, उसकी बहन ने कहा था। कहता है जन्नत पे सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। जन्नत की मोहब्बत ने दीन मोहम्मद को बिल्कुल ही बावला कर दिया। मेरी माँ नापा, जन्नत को बड़े पीर जी के दरबार पर लेकर जा, वहाँ जाकर सारी नहुस्तें ख़त्म हो जाती है। मज़ार पे मन्नत की चादर चढ़ाना, जन्नत के हाथों और दरवाजे से उठाकर तबर्रुक जन्नत को खिलाना और दीन मोहम्मद को भी खिलाना। पीर जी का हाथ जिसके सर पर पड़ जाए, उनके साय में जो बंदा आ जाए, फिर मजाल नहीं कि अकल के दरवाजे ना खुले। बहन ने दीन मोहम्मद की माँ को एक नई राह दिखाई। दरबारों और मज़ारों पर जाने की वो खुद भी शौकीन थी। बड़े पीर जी से तो उसे बड़ी बेहद अकीदत थी, क्योंकि उनका शजरा नस्ब हज़रत अब्दुल कादिर जैलानी से मिलता था। पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत थी। दीन मोहम्मद की माँ ने कभी इस पहलू पर गौर नहीं किया था
क्योंकि उसकी उम्र के अफराद का मानना था ऐसी बातों पर गौर करना या सवाल उठाना गुनाह के ज़मरे में आता है, इसलिए उनको झूमकर तू तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन दीन मोहम्मद को मज़ारों पर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे इजाज़त लिए बिना जन्नत को अपने साथ ले गई थी। लेकिन अब घर की तरफ जाते हुए यकदम दीन मोहम्मद की खफगी का ख्याल सताने लगा था। सुन जन्नत। जन्नत चलते चलते गर्दन मोड़कर सवालिया नज़रों से दादी को देखने लगी। दीन मोहम्मद से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि हम मज़ार पर गए थे, वरना ही ये बताना कि मैंने तुझे लंगर लेकर खिलाया था। उसकी ताकीद पर जन्नत ने शहादतमंदी से सर हिला दिया। घर अब कुछ ही दूर रह गया था और भागन की हवा गांव की गलियों में आज़ादाना घूम रही थी। वो दोनों घर में दाखिल हुई तो आंगन में लगे दरख्त के पत्ते हवा से यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। दीन मोहम्मद की माँ ने मुलाजमा को बुरी तरह झिड़का, फिर पानी पिलाने के बाद आंगन साफ करने का हुक्म देकर अपने कमरे में आ गई। बड़े पीर जी का दरबार साथ वाले गांव के आखिर में था और साथ वाला गांव 3 कोस दूर था। दीन मोहम्मद की माँ ने मज़ार तक जाने के लिए कभी कोई सवारी इस्तेमाल नहीं की थी। वो हमेशा पैदल आती जाती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। पैदल आने जाने की मुशक्क़त ने उसके बूढ़े बदन को बुरी तरह थका देती थी। वो रंगीन पायों वाले पलंग पर बैठकर अपने पैर सुलाने लगी। सारा जिस्म बुरी तरह थक चुका था। वो ज़रा सा सुस्ताने के घर से लेट गई, यहाँ तक कि उसका बूढ़ा वजूद नींद में डूब गया। पता नहीं फिर वो कितनी देर सोती रही, लेकिन जब दोबारा उसकी आंख खुली तो आंगन से शाम के रंग किसी ने चुरा कर वहाँ स्याही की दवात उल्ट दी थी। उठ अम्मा। माँ, उसने दीन मोहम्मद की आवाज़ सुनी। वो पलंग के दाएं जाने पाइंते की तरफ खड़ा कह रहा था। दीन मोहम्मद की माँ को एकदम एहसास हुआ कि उसकी आंख भी दीन मोहम्मद की आवाज़ से खुली है। क्या बात है दीन मोहम्मद? अम्मा, तू उठकर अपना सामान बांध ले, मैं तुझे बाजी जुबैदा के घर छोड़ देता हूँ। क्या कह रहा है दीन मोहम्मद? उसकी माँ ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। दीन मोहम्मद बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। तू अपना सामान समेट ले अम्मा, अब से तुझे बाजी जुबैदा के घर ही रहना पड़ेगा। क्या बोल रहा है दीन मोहम्मद? तू होश में तो है? मैं बेटी के घर जाकर रहती क्या अच्छी लगूंगी? उसे दीन मोहम्मद की बात सुनकर ताज्जुब हुआ था। अच्छी लगे कि बुरी लगे, लेकिन अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरी जन्नत के पैर देखें कैसे जख्मी हो गए। तुझे क्या ज़रूरत इसी मज़ार पर ले जाने की? दीन मोहम्मद ने तकरीबन घराते हुए कहा था। उसकी माँ हक्का बक्का रह गई। बिसाख्ता उसने जन्नत की तरफ देखा जो दरवाजे के करीब खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। तूने इसे लंगर खिलाया? क्या मेरी बेटी फ़कीर की औलाद है जो लोगों का बांटा हुआ लंगर खाए? मैं अपनी बेटी को सोने का नवाला खिलाता हूँ और तू आज ये क्या है मेरी बेटी के साथ? कल कुछ और करेगी। बस अम्मा, बहुत हुआ। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। बाजी जुबैदा के घर में रहेगी तो शायद बेटे और पोती की कदर आ जाए। उसने सफाकी से कहा था। नहीं दीन मोहम्मद, मुझे घर से ना निकाल। इस उम्र में बेटी के घर जाकर रहूं, मेरा बुढ़ापा ख्वार हो जाएगा। दीन मोहम्मद की माँ ने रोते हुए कहा। दीन मोहम्मद उसके रोने और मिन्नत पर एकदम खामोश हो गया था, लेकिन उसके चेहरे से गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। जो मेरी शहजादियों जैसी बेटी को तकलीफ़ पहुंचाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता अम्मा। तेरे लिए यह आखिरी मौका है। अगली बार तूने जन्नत को तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने उंगली उठाकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जन्नत ने दादी को सर झुकाए देखा, फिर खुद भी बाप के पीछे लपकी। दीन मोहम्मद की माँ की ठठरी हुई आंखों से आंसू टपक रहे थे और चेहरे की झुर्रियों में फैल रहे थे। उसका बेटा पहले भी उसे डांट लेता था, वो अक्सर उसे खरी खरी सुनाता रहता था, लेकिन आज तो उसने सारा लिहाज ख़त्म कर दिया था। उसका बेटा अपनी बेटी की खातिर अपनी माँ को घर से निकालने की धमकी देकर गया था। माँ का झुका हुआ सर और भी झुक गया था, लेकिन जन्नत का सर बुलंद हो गया था, या शायद नहीं, जन्नत का सिर्फ सर ही बुलंद नहीं हुआ था, वो अपने सारे वजूद के साथ बुलंद हो गई थी। उसके बाप ने उसे ज़मीन पर नहीं रहने दिया था, अपने हाथ से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। आसमान जो इतना बुलंद है कि वहाँ से दुनिया की हर मखलूक छोटी दिखाई देने लगती है। वलीद शाम ढले वापस आया तो उसका मूड बहुत खुशगवार हो रहा था। वो किसी अच्छे से गाने की धुन गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन टीवी लाउंज में इनिया को देखते ही उसे वो गुफ्तगू याद आई जो उन तीनों के दरमियान हुई थी। वलीद ने चलना में सोचा, फिर उस तरफ आ गया जहाँ वो मौजूद थी। उसने दोनों पैर सोफे पर रखे हुए थे और सर कोहनी के सहारे खड़े हाथ में गिरा रखा था। उसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। वलीद खामोशी से जाकर उसके साथ बैठ गया और टीवी देखने लगा। इनिया उसके आने पर चौंकी। उसने गर्दन मोड़कर वलीद को देखा, फिर नज़रें टीवी पर जमा दी। वलीद कुछ देर बिल्कुल खामोशी से टीवी देखता रहा, फिर उसे खलजान होने लगा। टीवी पर अफ्रीका के जंगलात में पाई जाने वाली एक नायाब छिपकली के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, और वलीद को छिपकलियों से सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि जब कभी उसे इनिया को तंग करना होता था वो कहीं से एक मरी हुई छिपकली ले आता था। इसके बाद इनिया आगे आगे और वलीद पीछे पीछे होता था। उसने किन अखियों से इनिया को देखा, वह बेवकूफ़ी की हद तक संजीदा दिखाई दे रही थी। वलीद ने सोफे पर उन दोनों के दरमियान रखा रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। क्या है वलीद, मैं देख रही हूँ, तो कोई ढंग की चीज़ देख लो, उसने स्पोर्ट्स चैनल सेट करते हुए कहा।
मैं जो देख रही हूँ वही ढंग की चीज़ है, इनिया ने अड़ियलपन से कहा। हालांकि जानती थी वलीद के सामने उसकी एक नहीं चलेगी, फिर भी। छिपकलियों की डॉक्यूमेंट्री देखकर क्या करोगे? अच्छा तुमने कभी छिपकलियों की बिरयानी खाई है? एकदम उसने संजीदगी से पूछा था। तो इनिया ने उसे बुरी तरह घूरा। इस तरह घूरने का क्या मतलब होता है? नहीं खाई? अच्छा कॉकरोच का डेजर्ट तो ज़रूर खाया होगा। और उल्लू के पाए का सालन चखा है? इनिया का दिल बुरी तरह मतला गया। उसने नाक चढ़ाकर कुशन उसे खींच मारा। ऐसी गंदी चीज़ें तुम खाओ? आह गंदे! वलीद हंसने लगा। नाम सुनकर इतना बुरा लग रहा है, कभी खा लोगी तो क्या होगा? तुम खाओ अपनी मनपसंद चीज़ें, उसने जलकर कहा। इतनी मासूम शक्ल वाली छिपकलियों को देख तो बहुत प्यार से रही थी, खाने की बात पर क्या हुआ? वलीद ने मज़े से कहा। वली से ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? उसने गज़बनाक नज़रों से घूरते हुए कहा। मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की। छिपकली बिरयानी और कॉकरोच डेजर्ट का मेन्यू तो पहली बार तुम्हें बताया है, उसने बनकर कहा। इनिया गुस्से से उठकर जाने लगी तो उसने फ़ौरन हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। फिर ज़रा संजीदा होकर पूछने लगा, वली है कहाँ? अपने कमरे में मूड ऑफ करके बैठा है। तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो फिर बोली, यार मैं उसका ध्यान बटा रहा था, वली ने सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहा था। इस तरह ध्यान बटाया जाता है? वो झुंझलाई। तो मुझे क्या पता था वो हर्ट हो जाएगा, वलीद ने लाचारी और किसी कदर नाराज़ी से कहा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने पुरसोच अंदाज में कहा, इस तरह तो बहुत मसला होगा वलीद, हमें कुछ करना चाहिए। वली बहुत छोटा है, मम्मी और डैडी के दरमियान ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है, इसका बहुत बुरा असर हो सकता है वली के ज़हन पर। उसके लहजे से परेशानी झलक रही थी। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे अपने तरीके से समझा लूँगा, वलीद ने कहा। यह भी एक दिलचस्प पहलू था कि जितनी उन दोनों में लड़ाई होती थी आपस में बनती भी उतनी ही थी, लेकिन मम्मी डैडी उन दोनों को बस तुम रहने दो, वलीद ने उकताए हुए अंदाज में कहा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मज़ीद किसी कोशिश से उनके रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। वो दोनों हमेशा से ऐसे ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुझे नहीं पता दोनों में से गलती किसकी है या दोनों में से कौन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है कि उनका ताल्लुक अब तक निभ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। जब लोग आपस में खुश नहीं होते तो एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते? शादी के 18 सालों ने हमारी पेरेंट्स को ग्लेशियर बना दिया है। अनु, तुम, मैं या वली इस ग्लेशियर को पिघला नहीं सकते। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उनको की फ़िक्र छोड़ दें? जब वो हमारी खातिर खुश नहीं रह सकते या खुश रहने की कोशिश नहीं कर सकते तो हम उनकी फ़िक्र में क्यों हलकान हो? वली ने तल्खी से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इनिया उसके ख्यालात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वलीद इस कदर तल्ख ख्यालात का मालिक हो सकता है, क्योंकि पहले पहल उसी ने इनिया को मम्मी डैडी की तरफ मतवज्जे किया था और अब वहीं कह रहा था कि उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तभी उसने सामने देखा और जैसे दंग रह गई। सरबत अपने बेडरूम के दरवाजे में खड़ी थी और जैसी नज़रों से वो सीढ़ियों की जानिब देख रही थी, इनसे लगता था कि वो वलीद की सारी बातें सुन चुकी है। इससे कबल कि वो कुछ कहती, सरबत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इनिया एक गहरी सांस भरती अपना सर पकड़ कर बैठ गई। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।